हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे जंतु ऊतक। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऊतक होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली 4 टाइप के ऊतक हैं यहाँ। फर्स्ट एपिथेलियल ऊतक, सेकंड पेशीय ऊतक, थर्ड तंत्रिका ऊतक और फोर्थ संयोजी ऊतक। नेम से ही पता चल रहा है हमें, एपिथेलियल ऊतक वहाँ होते हैं जहाँ हमारे शरीर में कहीं पर भी आवरण की ज़रूरत होती है, मतलब जो एक बाहरी परत बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे त्वचा है, मुंह की बाहर की परत होती है, तो ये सब एपिथेलियल ऊतक से बने हुए होते हैं। पेशीय ऊतक जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, तंत्रिका ऊतक जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो मैसेजेस को एक जगह से हमारी ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आता है उसको करते हैं हमारे शरीर के अंगों तक पहुँचाते हैं। संयोजी ऊतक जो कनेक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे हमारा ब्लड होता है पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। हमारे जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं तो वो संयोजी ऊतक होते हैं। अब कार्य व स्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। जो कार्य ये करते हैं और जो स्थिति होती है, मतलब जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं कहीं पतली परत होती है, पतली लेयर होती है जो आवरण बनाती है। कहीं पर जो स्किन हम देखते हैं थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है। तो ये कोशिकाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल ऊतक होते हैं। सबसे फर्स्ट है स्तंभी एपिथेलियल स्क्वैमस। स्तंभी के अंदर जो साधारण स्तंभी होते हैं, जो कोशिकाएं हैं जो ऊतक को बना रही हैं, वो कोशिकाएं स्तही होती हैं, पतली होती हैं और कमज़ोर होती हैं। जैसे रक्तवाहिनी, जो हमारी रक्तवाहिनी रक्त को हृदय से हमारे शरीर के अंगों तक और हमारे शरीर के अंगों से हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। फेफड़ों में जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो इनकी जो कूपिकाएँ होती हैं वहाँ पर विसरण करने वाली जो सतहें होती हैं उनको बनाने में मदद करती हैं साधारण स्तंभी। सेकंड है स्ट्राइटेड स्क्वैमस रोएदार स्तंभी। यहाँ पर जो सतह होती हैं वो क्रमानुसार लगी होती हैं, मतलब एक के साथ एक कोशिका होती है जो ऊतक को बना रही हैं। जैसे त्वचा जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो वो स्तंभी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो वृक्क की नलिकाओं की सतह व लार ग्रंथि के अस्तर, जो लार ग्रंथियां होती हैं वहाँ पर ये अस्तर का काम करते हैं, मतलब वहाँ लेयर बनाने का काम करता है और उसकी वजह से ये मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कॉलमनार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम। कॉलमनार ये सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनके आकार पर निर्भर करती हैं। यहाँ जो कोशिकाएं होती हैं वो खंभाकार होती हैं, थोड़ी लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, धागे के समान संरचनाएं होती हैं, और जो ये आंत और जो श्वसन नली होती हैं उनकी सतह पर ये पाई जाती हैं। देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथिल होती हैं, ग्रंथियों में होती हैं ये, अर्थात जो पदार्थ जो ग्रंथियाँ होती हैं वो स्त्राव का काम करती हैं। कुछ हार्मोन्स निकलते हैं वहाँ से, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के कार्य करने में हेल्प करते हैं। तो ये एपिथेलियम सतह पर होती हैं। जैसे त्वचा है, कभी कभी उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस, बहुत ही पतली सी परत होती है। देन ये क्यूबॉइडल, क्यूब के आकृति की संरचनाएँ होती हैं। यहाँ सिंपल कॉलमनार, सीधी सीधी लंबी लंबी कोशिकाएँ होती हैं। देन स्ट्राइटेड स्क्वैमस होती हैं। ये इन्हीं की टाइप्स हैं। सिंपल स्क्वैमस में सिंगल लेयर होती है, स्ट्राइटेड के अंदर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 लेयर्स होती है, मतलब एक हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो ये इस तरह से इनका आकार है। जैसे क्यूबॉइडल में सिंगल सेल है, क्यूब आकृति की, स्ट्राइटेड के अंदर मोर देन 1 लेयर। तो इस तरह से ये कोशिकाएँ होती हैं इनकी संरचनाओं के आधार पर। और ये जो हमारी बाहरी परतें होती हैं जो आवरण बनाती हैं, लेयर बनाती हैं, जैसे स्किन होती है जो हमें हर अंग को प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। ये शरीर व शरीर की जो गुहिकाएँ, जो शरीर के अंदर कैविटीज़ होती हैं, स्पेस होते हैं, उनका आवरण बनाते हैं। एपिथेलियम का काम ही यही है, आवरण बनाने का कार्य करते हैं। तो जैसे मुंह की बाह्य परत होती है, पाचन तंत्र होता है, फेफड़े, त्वचा की संरचनाएं जहाँ अवशोषण करने का काम करता है वो भागों पर, और स्त्राव करने वाले भाग जैसे ग्रंथियाँ अभी हमने की थी, ग्रंथियाँ कोशिकाएं होती हैं जो ऊतक होता है, वृक्कीय नली, लार नली की ग्रंथि, तो इन सभी भागों पर जो आवरण का काम करती हैं वो होती हैं हमारी एपिथेलियम ऊतक। ये थोड़ा डिटेल में है। जो सिंपल एपिथेलियम है, पतली एक स्तरीय होती हैं, रक्तवाहिकाएं और फेफड़ों की कूपिकाओं में होती हैं। जो फेफड़ों के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कूपिकाएं होती हैं, वहाँ पर साधारण एपिथेलियम होता है। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम घनाकार शेप होती हैं, वृक्क की सतह और जो वृक्कीय नली होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसके अस्तर का निर्माण करने में हेल्प करती हैं, मतलब उसकी कवरिंग करने में हेल्प करते हैं।
स्तंभी एपिथीलियम होता है, स्तंभाकार आकार की होती हैं, आंतों की सतह पर होती हैं, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं हमारी। कुछ अंगों में कोशिकाओं की सतह पर सीलिया पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे श्वास नली के अंदर होते हैं, जैसे ये नलिकाएं हैं, और इस तरह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए होते हैं। ग्रंथीय एपिथीलियम, ये एपिथीलियम कोशिकाएं आंतों की सतह, त्वचा आदि में पाई जाती हैं। वह पाचक एंजाइम और रसों का स्राव करती हैं। तो आपको इनका आकार पता होना चाहिए एपिथीलियम कोशिकाओं का, और थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि ये किस किस अंगों का आवरण बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक नाम से ही पता चल रहा है, जो संयोजन करने का काम कर रहा है, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है या उन्हें आधार देने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक हमारे शरीर के अंदर सबसे मेन एक होता है रक्त। रक्त एक ऐसा ऊतक है जो तरल होता है, और सभी ऊतक ठोस अवस्था में होते हैं। सिर्फ रक्त होता है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, और ये क्योंकि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, तो इसीलिए हम संयोजी ऊतक इसे कहते हैं। इसके अंदर दो अवयव होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक मैट्रिक्स पार्ट होता है जो लिक्विड होता है, और सेकेंड उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं। तो जो रक्त ब्लड होता है उसके अंदर 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटिलेट्स। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे लाल रक्त कोशिका है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता है और हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से रक्त का कलर लाल होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत आकार की होती हैं, और ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, बीमारियों से हमें बचाती हैं। प्लेटिलेट सेल्स होती हैं जो खून का थक्का बनाने में मदद करती हैं। हमें एकदम से कहीं कट हो जाता है, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक रेड कलर का मास सा डिपॉजिट हो जाता है और हमारा रक्त रुक जाता है, तो वो इन प्लेटिलेट्स की वजह से होता है। अब इनमें इन कोशिकाओं के अलावा कुछ प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। रक्त का काम क्या है? ये पचे हुए भोजन, हार्मोन और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। शरीर की सुरक्षा व तापमान का नियंत्रण करता है। ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर ये सब पार्ट्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके आकार अलग अलग होते हैं। जैसे अराइथ्रोसाइट्स हैं, ये अराइथ्रोसाइट्स हैं जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा ये प्लेटिलेट सेल्स होती हैं, एंड देन श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं संरचना के आधार पर होती हैं, जैसे बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, देन न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये रक्त के अवयव हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करने में मदद करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। प्लेटिलेट्स, कहीं हमें चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। और जो प्लाज्मा है वो रक्त वाहिनी में पोषक तत्व जो होते हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो वेस्ट होते हैं, और जो ज़रूरी तत्व होते हैं जैसे हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, उनका संवहन करने का कार्य करता है। क्योंकि इन्हीं के अंदर ये चीज़ें मिक्स होती हैं और फिर वाहिकाओं के थ्रू हमारा रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये सारे पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती हैं और वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। अब सेकंड जो संयोजी ऊतक है वो है हमारी हड्डियाँ। हमें पता ही है कि हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं। हड्डियाँ हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती हैं और हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। तो हड्डी जो होती हैं वो अंतःकोश के स्थान में होती है, मतलब अंदर होती हैं हमारे शरीर के, और इसके अंदर कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये इनको कठोरता प्रदान करते हैं। हड्डियाँ हम देखते हैं बहुत कठोर होती हैं, तो वो कैल्शियम फास्फोरस के लवण की वजह से होती हैं। और अस्थियाँ शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो बहुत ही ठोस होता है। ये इसका हड्डी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बीच में बोन मैरो होती है, येलो कलर का मटेरियल होता है। देन साइड्स में थोड़ा स्पंजी बोन होती हैं जो कहीं कहीं छिद्र होते हैं। देन कॉम्पैक्ट बोन होती हैं जो हार्ड होता है। तो ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। देन नेक्स्ट है उपास्थि, कार्टिलेज। ये भी हड्डियों की तरह ही होता है। डिफरेंस होता है इसमें कि हड्डियाँ बहुत हार्ड होती हैं और कार्टिलेज थोड़ा लचीले और मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसमें अंतःकोश के स्थान पर ही होती हैं, कोशिकाओं के साथ। कोशिकाओं में जो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेसेज होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन व शर्करा होता है, जिससे यह लचीला और मुलायम हो जाता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है, और जैसे नाक, कान, कंठ, नाखून देखते हैं हम, जैसे कान का हिस्सा होता है, नाक का आगे का पोर्शन होता है, यहाँ पर हड्डी तो है बट वो सॉफ्ट बोन होती है, तो इसलिए उसे उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज बोला जाता है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाएं हम इनको कहते हैं। अब अस्थि और उपास्थि में हम अंतर देख लेते हैं। जो अस्थियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, ये ठोस आकृति होती हैं, इनकी ठोस पदार्थ से बने हुए होते हैं।
उपास्थियाँ कार्टिलेज होते हैं, ये ठोस भी होते हैं बट उतने ज़्यादा ठोस नहीं होते जितना बोन्स होती हैं, और लचीले होते हैं, इनको हम थोड़ा बहुत बेंड कर सकते हैं। अस्थियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लवण भरे हुए होते हैं। उपास्थि में प्रोटीन व शर्करा होती हैं, और इनके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है, बोन मैरो पाई जाती है, लेकिन उपास्थियों में अस्थि मज्जा नहीं होती, बोन मैरो इनके अंदर नहीं होती। फोर्थ ऊतक है हमारा एरियोलर ऊतक। एरियोलर नाम से ही पता चल रहा है, एयर मतलब जहाँ स्पेस होता है, जो हल्कापन हमें प्रदान करता है। तो ये ऊतक जो होते हैं वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त वाहिकाओं के चारों ओर तथा नसों व अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ जहाँ स्पेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ ये ऊतक पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? यह अंगों के भीतर जो खाली स्थान होता है, जो स्पेस होता है, उनको फिल करने का काम करता है, और आंतरिक जो अंग होते हैं उनको सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज वर्ड वसा से निकल कर आता है। तो एडिपोज टिश्यू वहाँ होता है जहाँ वसा का संग्रहण करने वाला ऊतक होता है। मतलब हम देखते हैं हमारी हड्डियों के अलावा हमारे शरीर पर वसा जमा हो जाती है, फैट हम जिसको बोलते हैं, तो वो एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है। तो ऊतक ही त्वचा के नीचे आंतरिक भागों में पाया जाता है, और यह वसा संग्रहित होने के कारण ऊष्मा कुचालक होते हैं। ऊष्मा से हमें बचाने का कार्य करते हैं। अगर डायरेक्ट जो ऊष्मा है हमारे शरीर में त्वचा के थ्रू हड्डियों तक पहुंचेगी तो हमें ये कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है। तो ये हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। अब जो हमने बोन्स और कार्टिलेज पढ़ी हैं, अस्थियाँ और उपास्थियाँ, अब हड्डियाँ होती हैं, उपास्थियाँ होती हैं, हमारी मांसपेशियाँ भी होती हैं। तो वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती हैं? उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ तंतु होते हैं। वो तंतु भी ऊतकों से ही मिलके बने हुए होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। तो दो तरह के तंतु होते हैं जो इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। फर्स्ट स्नायु लिगामेंट, सेकंड कंडरा टेंडेंस। जो लिगामेंट्स होते हैं, स्नायु होते हैं, वो अस्थि को अस्थि से, बोन को, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। और जो टेंडेंस होते हैं वो अस्थियों को, हड्डियों को मांसपेशियों के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। लिगामेंट्स हैं, ये बहुत ही लचीले होते हैं और मजबूत होते हैं, जिनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, हाथ पैर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमारी एल्बो होती हैं, कोहनियाँ होती हैं, पैरों को फोल्ड कर लेते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? वो इन जॉइंट्स की वजह से होते हैं, लिगामेंट्स और टेंडेंस की वजह से होते हैं। टेंडन कम लचीले होते हैं लिगामेंट्स से, और लिगामेंट्स के अंदर बहुत कम मैट्रिक्स होता है, और टेंडेंस के अंदर धागे के आकार की होती हैं जो इन्हें मजबूती प्रदान करती हैं। धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं जो इन्हें ये मजबूती प्रदान करते हैं। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए जो पार्ट है उसे लिगामेंट कहा जाता है, और जो टेंडेंस होते हैं वो साइड में जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको कनेक्ट करने का कार्य करते हैं एक बोन से। अब दो ऊतक हम कर चुके हैं। पहला हमने एपिथेलियम ऊतक किया, फिर संयोजी ऊतक किया। थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक। ये शरीर की मांसपेशियों, शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो पेशीय ऊतक से बनी हुई होती हैं। ये धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें पेशीय तंतु भी हम कह सकते हैं। मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं इनको। तो मांसपेशियों का जो संकुचन होता है और फैलाव होता है, मतलब मांसपेशियाँ कभी सिकुड़ जाती हैं, कभी फैल जाती हैं। जैसे हम अपने हैंड्स को बैंड करते हैं तो हमें फैलाव दिखाई देता है, सीधा करते हो तो वो संकुचित हो जाती हैं। तो मांसपेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन बोला जाता है इन्हें, जो संकुचन करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऊतक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं? इस तरह से कुछ संरचनाएं होती हैं। एक्टिन, मायोसिन, ये पिगमेंट्स होते हैं, ये इस तरह से, और इनको जोड़ने का कार्य करती हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जब ये मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन होता है और ये बीच में मायोसिन होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के पास पास आते हैं, इनमें गैप कम हो जाता है, तो इस तरह से ये जो फिलामेंट्स हैं ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, और यहाँ से हमारी जो मांसपेशियों की वर्किंग होती है लाइक दिस। तो ये मांसपेशियों का फैलाव होता है और ये मांसपेशियों का संकुचन होता है। एक्टिन एंड मायोसिन पिगमेंट्स की वजह से, प्रोटीन जो इन एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो ये 3 तरह की मांसपेशियाँ होती हैं संरचना के आधार पर। रेखित
अरेखित और हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ नाम से ही पता चल रहा है जो हृदय के अंदर मांसपेशियाँ होती हैं। अब जो रेखित पेशियाँ होती हैं वो ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं। मीन्स हम अपनी इच्छा से अपनी मसल से काम कर सकते हैं, जैसे अपने हाथों को, पैरों को फोल्ड करना, पैरों से चलना, तो ये हमारी ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, जिसे ना तो हम जब चाहे बंद कर सकते हैं, ना ही हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमेशा ही चलती रहती हैं। जैसे शरीर के अंदर हमारे फेफड़े काम करते हैं, हमारा हृदय है वो धड़कता रहता है, हमारे जो पाचन तंत्र है वो हमेशा काम करता रहता है, हमारी आँखों की पलकें हैं, आँखों के अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो सभी अपने अपने कार्य करते रहते हैं। तो ये जो कार्य हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा से नहीं कंट्रोल कर सकते। ये हमें हमारे शरीर के अंदर जो वर्किंग होती है वो उसी के थ्रू होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मांसपेशियाँ होती हैं उन्हें हम अनैच्छिक मांसपेशियाँ बोलते हैं। तो ऐच्छिक एंड अनैच्छिक, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वॉलंटरी जो ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं वो हैं ये रेखित मांसपेशियाँ, सेकंड अरेखित मांसपेशियाँ हैं, और कार्डिक मांसपेशियाँ। कार्डिक और अरेखित जो पेशियाँ होती हैं ये अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। अब जो रेखित पेशियाँ हैं ये पेशी अस्थि से जुड़ी हुई होती हैं और ये हमारे शरीर में गति में मदद करती हैं। लंबी व बेलनाकार होते हैं, ये नीचे चित्र में आप देख सकते हैं, बेलन के आकार की हैं और लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, और पार्श्व में हल्की व गहरी धारियाँ होती हैं। ये जो धारियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये धारियाँ जो अभी मैंने आपको बताया एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं, ये उनकी धारियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। बहुनाभिकीय होती हैं। अब एक ही कोशिका के अंदर देखिए, जैसे यहाँ बीच वाली कोशिका एक नाभिक ये रहा, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है इनके अंदर, तो हाथ व पैरों के अंदर ये मांसपेशियाँ होती हैं। अरेखित पेशियाँ हैं, ये आमाशय, पेट, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में, मतलब अंदर वाले जितने भी ऑर्गन्स हमारे कार्य करते हैं उनके अंदर अरेखित मांसपेशियाँ होती हैं, और जो बाहरी अंग जिनको हम अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं उनके अंदर रेखित मांसपेशियाँ होती हैं। ये लंबी और शंक्वाकार होती हैं। मांसपेशियों में पट्टिकाएं नहीं होती। यहाँ पर जो केंद्रक होता है, एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, ये आप देख सकते हैं, ये स्पिंडल आकार की कोशिका दिखाई दे रही है और इसमें एक ही केंद्रक है। उदाहरण आहार नाल, हृदय, आँख, पलक, फेफड़े। अब इनके अलावा जो हमारा एक मेन पार्ट है हृदय, जो हमारे शरीर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हृदय के अंदर जो मांसपेशियाँ हैं उन्हें हम हृदय पेशी कहते हैं। ये हृदय में ही पाई जाती हैं, बेलनाकार व शाखित होती हैं, शाखाएं होती हैं इनके अंदर, और एक केंद्रक युक्त ये कोशिकाएं होती हैं, और बिना शक्वाकार सिरे वाली और हल्के जुड़ाव वाली ये कोशिकाएं हैं। देखिए चित्र में, ये इस तरह से हृदय मांसपेशियां होती हैं। अब ये लास्ट है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के अंदर मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। मतलब जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, और वहाँ से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, मस्तिष्क से निकल रही हैं, मेरुरज्जु से, तो वो तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, और जो ये तंत्रिकाएं बनी हुई हैं वो तंत्रिका ऊतक से मिलती हैं। अब तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती हैं। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट, ये धागे जैसी संरचना होती है और साइटोन से ये जुड़ी हुई होती हैं। साइटोन सेंट्रल पार्ट होता है जिसके अंदर केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और ये जितने भी संवेग उत्पन्न होते हैं, मतलब अगर आप एकदम से गर्म चीज़ को टच कर रहे हो, ठंडी चीज़ को टच कर रहे हो, हम अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं, तो वो किस वजह से है? वो संवेग उत्पन्न होते हैं, कुछ इम्पल्सिज उत्पन्न होती हैं, तो उन इम्पल्सिज को विद्युत आवेग में बदलने का कार्य ये करते हैं, और फिर जब ये विद्युत आवेग में बदल जाते हैं तो हमारे ये नेक्स्ट पार्ट में पहुंचते हैं जिसे हम एक्सोन बोलते हैं। ये एक्सोन है थर्ड पार्ट। पतली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो एक सिरे पर साइटोन से और दूसरे सिरे पर जो संवेगी अंग होता है, जहाँ से कोई संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट, जो इम्पल्सिव जनरेट होते हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं, उसको विद्युत आवेग में कन्वर्ट करता है। फिर वो विद्युत आवेग यहाँ साइटोन के पास पहुँचेगा, साइटोन से फिर इस एक्सोन से मैसेज ट्रांसफ़र होगा, और ये एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ साइनेप्स, एक लिक्विड सा प्रोड्यूस होता है, साइनेप्स होता है जो नेक्स्ट तंत्रिका को कनेक्ट करने का काम करता है। ये यहाँ हमारी नेक्स्ट तंत्रिकाएँ हो जाती हैं ऐसे, जैसे साइटोन पार्ट, फिर नेक्स्ट एक्सोन। तो इस तरह से एक कोशिका दूसरी कोशिका से कनेक्ट होती है,
और जितने भी मैसेजेस होते हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं, उनको एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है और ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। फिर ब्रेन रिस्पॉन्स देता है कि ये गर्म है या ठंडी है, यहाँ से हाथ हटाना है हमें। फिर जो रिस्पॉन्स आता है तो उस रिस्पॉन्स के आने के बाद हम हाथ हटाते हैं। तो हम देखते हैं किसी गर्म चीज़ को आप टच करेंगे, विदिन अ सेकेंड का भी कुछ फ्रैक्शन पॉइंट होता है जिसमें हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो मैसेज इतना जल्दी तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन उसको रिस्पॉन्स भी कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये कार्य होते हैं। इसमें मैसेजेस का जो ट्रांसफ़र होता है, संवेग उत्पन्न होते हैं, तंत्रिकाओं से ब्रेन तक जाते हैं। तो इस तरह से हमारा तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। शेयर करते रहें और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू।